नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि सीजी व्यापम और सीजी पीएससी की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, छत्तीसगढ़ का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो आपको प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा मांड रायगढ़ क्षेत्र। मांड नदी प्रवाहित होती है, ठीक। तो मांड नदी घाटी जो रायगढ़ क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है, तो उस क्षेत्र को जो है प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मध्य प्रांत में बरार का विलय किस वर्ष किया गया। तो देखिएगा, अगर हम मध्य प्रांत की बात करें तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो ब्रिटिश काल में मध्य प्रांत का अंग रहा। सन 1861 में 1861 में नागपुर के भोसला शासक के जिन क्षेत्रों को अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था, उन क्षेत्रों को मिलाकर के बनाया गया मध्य प्रांत 1861 में, और विलय हुआ था 1854 में, ठीक। तो 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ और इसी में जो है हमारे छत्तीसगढ़ को भी रखा गया। आगे चल करके वर्ष 1903 में इस मध्य प्रांत में बरार का विलय किया गया। बरार का जो क्षेत्र है ये पहले हैदराबाद के निजाम के अधीन आता था, लेकिन जो हैदराबाद का निजाम था उसको अंग्रेजों को कुछ पैसे देने थे, ठीक। तो वो पैसे नहीं दे पा रहा था, तो उसके बदले में उसने क्या किया, बरार का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया और अंग्रेजों ने बरार के क्षेत्र को मध्य प्रांत में सम्मिलित कर दिया, ठीक। तो ध्यान रखेंगे 1903, और 1903 के बाद मध्य प्रांत का नाम बदल करके हो गया मध्य प्रांत और बरार, जिसको अंग्रेजी में सीपी एंड बरार कहा जाता था, ठीक। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। और जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय मध्य प्रांत एवं बरार प्रांत था, जिसका छत्तीसगढ़ अंग था 1956 तक। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन गुफा जहां बौद्ध धर्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं किस जिले में स्थित है। काफी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो नागार्जुन गुफा ये प्राप्त हुआ है अपने महासमुंद जिले से, ठीक। महासमुंद जिले से ये प्राप्त हुआ है। महासमुंद जिले में जो सिरपुर है वहां से जो है ये गुफा प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, लिंगाई माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। लिंगाई माता, लिंगाई माता का मंदिर, देखिए लिंगाई माता हमारे छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में स्थित है। लिंगाई माता का मंदिर कोंडागांव जिले में एक गांव है आलोर करके, ठीक। आलोर करके एक गांव है, यहाँ पर जो है लिंगाई माता का मंदिर है। और ध्यान रखेंगे, इस मंदिर में शिवलिंग की पूजा स्त्री रूप में की जाती है, ठीक। तो जो शिवलिंग है उसको जो है देवी के रूप में पूजा किया जाता है, स्त्री रूप में, और यहाँ पर प्रसाद के रूप में खीरा चढ़ाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि कोई निसंतान दंपत्ति यहाँ पर अगर खीरा चढ़ाए सच्चे मन से तो उनको संतान प्राप्ति होगी। तो ये लिंगाई माता का मंदिर कोंडागांव जिला, ठीक। स्त्री रूप में शिवलिंग की पूजा होती है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा जिला स्थित गमावाड़ा या गामावाड़ा किस कारण जाना जाता है। तो गामावाड़ा ये दंतेवाड़ा जिले में है। तो ये जो है आप देखिएगा, गणेश प्रतिमा की हम बात करें तो बारसूर में है। नागवंशी कालीन मंदिरों की बात करें तो बारसूर और बस्तर के अनेक स्थलों में है। नलवंशी पुरावशेष भी हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा महापाषाण कालीन मृतक स्तंभ, ठीक। तो उस तरफ के जो जनजातीय लोग थे वो मृतक स्तंभ बनाने की परंपरा रही है, और ये आज भी विद्यमान है। आज भी वहाँ के जो जनजातीय लोग हैं वो अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके नाम पर मृतक स्तंभ स्थापित किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर महापाषाण कालीन मृतक स्तंभ प्राप्त हुए हैं गामावाड़ा से। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गामावाड़ा किस काल से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे महापाषाण काल, ठीक। तो क्योंकि महापाषाण कालीन साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं मृतक स्तंभ। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में द्वितीय विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन थे। द्वितीय विधानसभा जो कि 2003 से 2008 के मध्य थी, तो इसमें विधानसभा अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे, इस समय जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो थे महेंद्र कर्मा, जिन्हें शहीद का दर्जा दिया गया है। शहीद महेंद्र कर्मा जो कि दंतेवाड़ा जिले से आते हैं। और अभी मैंने जो आपको बताया गामावाड़ा,
मृतक स्तंभ। तो जो महेंद्र कर्मा जी जिस जनजातीय समुदाय से आते थे, उस समुदाय में भी मृतक स्तंभ बनाने की परंपरा है। ठीक, तो महेंद्र कर्मा जी को ध्यान रखेंगे, जिनकी 2013 में नक्सलवादी घटना में ये मारे गए थे, शहीद हो गए थे। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठवीं विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? अभी मैंने नेता प्रतिपक्ष पूछा। नेता प्रतिपक्ष जो महेंद्र कर्मा थे ना, नेता प्रतिपक्ष का मतलब दूसरी पार्टी का, क्योंकि उस समय जो है बीजेपी की सरकार थी। ठीक, बीजेपी की सरकार थी 2003 से 2008 के बीच, और वहां नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? कांग्रेस का कोई व्यक्ति होगा, तो ये कांग्रेस की थी। ठीक, अब अगला जो क्वेश्चन है वो है विधानसभा अध्यक्ष। छठवीं विधानसभा अध्यक्ष कौन है? छठवीं विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे, छठवीं विधानसभा जो अभी 2023 से 2028 में चल रही है ना, तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा आपका रमन सिंह। रमन सिंह जो कि 3 बार छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में वे छठवीं विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पोर्टा कैबिन क्या है? अगर मैं पोर्टा कैबिन की बात करूं तो पोर्टा कैबिन एक तरह का ऐसा घर होता है जो कि पोर्टेबल होता है, जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, और किसी भी स्थान पर ले जा करके उसे स्थापित करना बड़ा आसान होता है, और जब वहां काम खत्म हो जाए तो उसे फिर वहां से आप अलग स्थान पर ले जा सकते हैं। तो बात करें हम लोग छत्तीसगढ़ में पोर्टा कैबिन की, तो देखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ में पोर्टा कैबिन जो है आवासीय विद्यालय के रूप में कार्यरत है। थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर अंचल है, जो कि नक्सल गतिविधियों से सर्वाधिक पीड़ित है, और नक्सलवादियों ने बस्तर क्षेत्र के स्कूलों की जो बिल्डिंग्स हैं उनको जो है बर्बाद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। ठीक, तो अब वहां पर बच्चों के शिक्षा के लिए तुरंत जो है विद्यालय बनाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि उनके गांवों में या फिर अलग अलग क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियां अभी भी जारी है, और वहां अगर विद्यालय स्थापित किया जा रहा है तो उन्हें वो फिर से ध्वस्त कर दे रहे हैं, या फिर वहां पर स्थापित नहीं करने दिया जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर पोर्टा कैबिन का कॉन्सेप्ट लाया गया, और अस्थायी रूप से वहां पर विद्यालयों की स्थापना की गई, ताकि जब तक स्थायी रूप से कोई व्यवस्था न हो जाए तब तक ये जो पोर्टा कैबिन है चलता रहेगा। ठीक, तो ये पोर्टा कैबिन या आवास एक प्रकार का आवासीय विद्यालय है, जो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। गौठान दिवस कब मनाया जाता है? गौठान दिवस तो देखिएगा, गौठान दिवस की अगर हम बात करें तो भूपेश बघेल सरकार के समय इसको शुरू किया गया था, और ये मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, दिवाली के दूसरे दिन, अर्थात गोवर्धन पूजा के दिन गौठान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की दलीराजहरा खदानें प्रसिद्ध है, तो ये लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर लौह अयस्क समाप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के अधिकांश भाग में निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आंसर होगा लाल एवं पीली मिट्टी। सामान्य सा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार व उसका गुण सुमेलित है? तो देखिए, डोरसा गलत है भाई, मटासी लाल पीली मिट्टी को कहा जाता है, कन्हार भी गलत है। ठीक, कन्हार काली मिट्टी को कहा जाता है। उसके बाद भाटा मुरुम युक्त मिट्टी छोटे पत्थरों के साथ, ये सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, महानदी शिवनाथ के दोआब निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है? महानदी शिवनाथ के दोआब निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रायपुर और दुर्ग। रायपुर दुर्ग क्षेत्र में माफी चाहूंगा, महानदी शिवनाथ का दोआब स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह पानी बचाती है, यह कौन सी है? बड़ी आसान सवाल है ये। काली मिट्टी को जो है सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि ये पानी बचाती है। अगला है, कुड़ंग खोदरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कुड़ंग खोदरा जलप्रपात, तो ध्यान रखना, कुड़ंग खोदरा जलप्रपात बस्तर जिले में है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। अगला है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो विष्णुदेव साय जी जो कि छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री हैं, तो इनका जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो है जसपुर जिले का कुनकुर्री।
अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कृषि की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कृषि के संबंध में कुछ कथन दिया हुआ है। पहला है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख कृषि फसल धान है। बिल्कुल सही है, अधिकतर लोग यहाँ धान का ही उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गेहूं और चने की फसल उगाई जाती है। जी हाँ, उगाई जाती है। हालांकि गेहूं और चना जो है छत्तीसगढ़ का प्रमुख फसल नहीं है, लेकिन बोल रहा है उगाई जाती है। बिल्कुल उगाई जाती है। ठीक। छत्तीसगढ़ में तिलहन फसलों की भी उत्पादन होता है। का भी होना था। ठीक। तो छत्तीसगढ़ में तिलहन फसलों का भी उत्पादन होता है। बिल्कुल ठीक है। छत्तीसगढ़ देश का सर्वाधिक धान उत्पादकता वाला प्रदेश है। तो ये गलत है भाई। छत्तीसगढ़ को भले धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ सर्वाधिक धान उत्पादक राज्यों में नहीं है। तो आपका असत्य कथन हो जाएगा द। तो उत्तर होगा द। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा एक कथन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में सही नहीं है? देखते हैं। यह राज्य मुख्यतः एक कृषि क्षेत्र है। ठीक है। इसकी 75% से अधिक जनसंख्या ग्रामों में निवासित है। ये भी ठीक है। यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है। ये भी ठीक है। राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता बागानी कृषि है। तो ये गलत होगा। यहाँ की जो कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता बागानी कृषि नहीं, खाद्यान्न कृषि है। ठीक। तो ये कथन सही नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा द। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पत्थलगांव ब्लॉक का ग्राम लुढ़ेंग किस सब्जी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लुढ़ेंग जो कि पत्थलगांव जिला जसपुर का एक गांव है, तो ये टमाटर के लिए जाना जाता है। टमाटर की खेती यहाँ पर अच्छी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं है? तो ये क्वेश्चन सीजीपीएससी का क्वेश्चन है, जहां पर आपको 5 ऑप्शन मिल रहा है ना, क्योंकि सीजीपीएससी ने बीच में पांच ऑप्शन दिया जा रहा था। ठीक। तो उसी समय ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। छत्तीसगढ़ की कृषि आजीविका प्रधान है। तो देखिएगा, आजीविका का क्या मतलब है? मतलब छत्तीसगढ़ में जो कृषि की जाती है वो व्यापार के उद्देश्य से नहीं की जाती है, आजीविका के लिए की जाती है। मतलब किसान जो है अपने जीविकोपार्जन के लिए। तो ये सत्य है। अगला है, राज्य की अधिकतम जनाभार कृषि पर है। बिल्कुल ठीक है। कृषि में खाद्यान्नों की प्रधानता है। हाँ, ये भी सही है। कृषि भूमि छोटे छोटे खेतों में बांटी हुई है। ये भी सही है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े किसान बहुत कम है, छोटे छोटे जोतों में या खेतों में बटा हुआ है। प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन सर्वाधिक है। ये गलत है। छत्तीसगढ़ को भले धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर आकलन करें तो धान का उत्पादन उतना नहीं होता है बाकी राज्यों की तुलना में, लेकिन फिर भी अच्छा खासा होता है। ठीक। तो ये आपका सही नहीं है, सत्य नहीं है। तो ये आपका उत्तर होगा ई। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा नगदी फसल है? तो नगदी फसल आपको बताना है। तो देखो, यहां पर नगदी फसल हो जाएगा गन्ना। अगली क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग, तो हमारे यहाँ चावल मिल है कृषि आधारित उद्योग के रूप में। ठीक। उसके बाद चीनी मिल इसमें आ जाएगा। ठीक। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 3 स। बाकी अभी जो है सोया तेल मिल, ये भी जो है कुछ जगहों पर स्थापित किया जा रहा है, लेकिन प्रमुख रूप से। ठीक। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना आपको बताना है। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, 1987 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पशु बाजार है। तो सबसे बड़ा पशु बाजार के रूप में आपको आंसर लेना है बलौदा बाजार को। ठीक। बलौदा बाजार, लेकिन वर्तमान समय में अगर हम सबसे बड़े पशु बाजार की बात करें तो बलौदा बाजार का जो पशु बाजार है, जो कि काफी पुराना है, अंग्रेजों के जमाने का था, और इस नगर का नाम बैलों के बाजार के रूप में ही बलौदा बाजार पड़ा है। ठीक। बलौदा बाजार, तो ऐसे बैलों का बाजार। ठीक। तो इस टाइप से जो है इसका नाम पड़ा, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर जो पशु बाजार है वो जो है क्या बोलना चाहिए, ठप हो चुका है। ठीक। काफी कम हो चुका है। इसके अलावा दूसरी स्थानों पर पशु बाजार जो है काफी विकसित हुए हैं। ठीक। सबसे पुराना इसको जरूर मानेंगे। ठीक। लेकिन वर्तमान समय में इसकी हालत काफी खराब है। अगला है, छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है। तो छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट फैक्ट्री है एसीसी जामुल। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री जामुल, दुर्ग जिले में। अगला है, 1955 में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ध्यान रखेंगे,
रूस के सहयोग से, सोवियत संघ, यहाँ रूस नाम नहीं दिया है, उस समय इसका नाम सोवियत संघ हुआ करता था। तो सोवियत संघ के सहयोग से 1955 में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई है? तो देखिएगा, पहले भारत में पंचवर्षीय योजना चलाई जाती थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से स्थापित इस राज्य की प्रमुख औद्योगिक नगरी कहाँ स्थित है? ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, आंसर होगा इसका भिलाई। जहां पर भिलाई स्टील प्लांट बना ना, वहीं पर भिलाई गांव का नाम था, बाद में फिर वही नगर बन गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही जोड़ी कौन सी है? तो यहां पर देखते हैं सही जोड़ी SALL, ये गलत है। ठीक, पावर ग्रिड कुम्हारी ये सही है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। NTPC, ये आपका NTPC ये कोरबा में है NTPC। ठीक, उसके बाद SECL ये बिलासपुर में है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ब, पावर ग्रिड कुम्हारी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना कहाँ की गई? बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। राजनांदगांव रियासत में इस कॉटन मिल की स्थापना की गई थी। अगला है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी सरल होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट है उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक, तो कवर्धा में जो है पहला शक्कर कारखाना स्थापित किया गया, भोरमदेव शक्कर कारखाना। अगला है, छत्तीसगढ़ की ब्रुक ब्रांड पेपर मिल निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? ब्रुक ब्रांड पेपर मिल, तो ये चांपा में स्थापित था। ठीक, कुछ क्वेश्चन जो है काफी इजी है, जो काफी पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको लगेगा कि काफी सरल क्वेश्चन है, लेकिन जो नए बच्चे हैं जो अभी अभी तैयारी में लगे हैं उनके लिए दिक्कत हो सकता है। ठीक, अगला देखते हैं, रायपुर जिले में निम्न स्थानों पर सीमेंट कारखाने स्थापित हैं। तो रायपुर में कहाँ कहाँ सीमेंट कारखाने स्थापित हैं ये आपको बताना है। तो देखिएगा, यहाँ पर एक तो आप ले लीजिएगा बैकुंठ को, एक ले लीजिएगा आप तिल्दा नेवरा को। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 2 व 4। ठीक, 2 और 4, बैकुंठ और तिल्दा नेवरा, जामुल दुर्ग में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने हैं, बिल्कुल ठीक है। सीमेंट के लिए आवश्यक कच्चा माल यहाँ उपलब्ध है, जो चूना पत्थर है यहाँ पर मिल जाता है। ठीक, सीमेंट उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व में है। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी, ये गलत होगा क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ प्राइवेट फैक्ट्रियां भी हैं, तो ये आपका गलत होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 सही है, 1 और 2 सही है। ठीक, ब आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, दुर्ग जिले में स्थित जामुल किस उद्योग के लिए जाना जाता है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन, एक ऑप्शन यहाँ छूट गया, तो सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है? तो भाई जूट उद्योग यहाँ पर है रायगढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बोरई औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? बोरई औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है ये आपको बताना है। तो बोरई जो है ये है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में औद्योगिक क्षेत्र है। ये CGPSC में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है ना। इस राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति निम्नलिखित वर्ष के लिए तैयार की गई है। ठीक, ये क्वेश्चन भी जो है पूछा जाता है, बस इसमें आंसर चेंज हो जाता है। इस राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति निम्नलिखित वर्ष के लिए तैयार की गई है। औद्योगिक विकास नीति तैयार की जाती है सरकार के द्वारा। तो अभी की जो औद्योगिक विकास नीति है ये चल रही है 2024 से 2030 के मध्य। 1 नवंबर सन 2024 को ये लागू किया गया है, ठीक, जो कि 2030 तक चलेगी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से किसे ऊर्जा राजधानी नाम से जाना जाता है? तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कोरबा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत प्लांट स्थित है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत प्लांट कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो ये आप लोग जो है मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ पर ये स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सुरही नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? सुरही नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। सुरही नदी प्रवाहित होती है खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला, जो नया जिला बना है ना, खैरागढ़ गंडई छुई खदान। ठीक, तो जो गंडई क्षेत्र है वहां पर सुरही नदी प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र की कौन सी थर्मल पावर कंपनी कार्यरत है? तो यहाँ पर निजी क्षेत्र की
तो जिंदल पावर लिमिटेड, ये जो है निजी क्षेत्र की थर्मल पावर कंपनी कार्यरत है। रिलायंस पावर कंपनी भी है, भारती मित्तल भी है, एनरॉन भी है, ये लेकिन बाकी स्थानों पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज के वीडियो में बस मैंने इतना ही क्वेश्चन लिया है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।